My dear students, welcome to Methodological. In this session, we'll be discussing quant questions from the official mock for UNMAT. And before starting the session, we'll be discussing a few important points. Okay, in the UNMAT examination, you will be getting total 52 minutes for solving 36 questions of quantitative skills in 52 minutes. Since this is an adaptive test, so each question you will be only seeing for the first time and the last time. ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन को स्किप करोगे या आगे बढ़ोगे, पीछे वापस नहीं आ सकते. There is only one way forward. Next, you cannot come back to a question. And that is why हर एक क्वेश्चन को हमें देखना है, आइडेंटिफाई करना है whether we will be able to solve that question or not. ठीक है, अगर सॉल्व कर पाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे. अब सॉल्व करने का हमारा आइडिया क्या होगा? देखो 36 क्वेश्चन इन टोटल है, टाइम टोटल है 52 मिनट्स का, यानी कि रफली 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन है, उससे भी थोड़ा कम ही है. ठीक है, सो दैट इज वाई एक एस्टिमेट लेके चलो कि 2 मिनट्स पर क्वेश्चन. ओके, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन. और टाइम को हमेशा, टाइमर को हमेशा ध्यान देते रहना है, बिकॉज हमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है. हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गेस जरूर करना है. अगर उस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे हो, प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं भी कर रहे हो, तब भी यू मस्ट guess some of the option, because अगर तुम उस क्वेश्चन को डायरेक्टली स्किप कर देते हो without marking any answer, so that will negatively affect your score, because every section has a score from 12 to 120. 12 is the minimum score, 120 is the maximum score, and your score will be hampered by the questions that you are not going to attempt, and that is why every question you must attempt. और वापस तो आ नहीं सकते, तो तुरंत ही उस क्वेश्चन का हमें कुछ ना कुछ आंसर गेस करना पड़ेगा. ठीक है, जो भी हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उनको हमें कोई ना कोई ऑप्शन गेस करके आगे बढ़ जाना है. टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना. मैक्सिमम टाइम गिवन टू अ क्वेश्चन शुड बी अराउंड 2 मिनट्स. किसी एक्सेप्शनल क्वेश्चन में इक्का दुक्के में लग सकता है 3 मिनट्स का टाइम, कि तुमने स्टेप कर दिया, तुम्हें पता है सॉल्व हो जाएगा, बट अदरवाइज कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बट वो 5 मिनट लेने वाला है, तो यू मस्ट स्किप दैट क्वेश्चन. ठीक है, अब हम सॉल्यूशंस देखेंगे फर्स्ट पार्ट में. इसमें हम अराउंड 18 क्वेश्चंस करेंगे. अप्रोच समझेंगे कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे. एवरी क्वेश्चन विल बी हैविंग ऑप्शंस, दैट इज व्हाई विल बी यूजिंग ऑप्शंस एज वेल एज फार एज पॉसिबल, जहां जहां पे पॉसिबल होगा. ठीक है, डीआई में भी कई बार ऐसा होगा कि 4 क्वेश्चंस का सेट होगा. ठीक है, देयर विल बी 4 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ दीस 4 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस माइट बी डुएबल एंड इजी. बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, and 1 क्वेश्चन माइट बी टाइम कंज्यूमिंग. सो इन दैट केस गेस द आंसर फॉर दैट 1 क्वेश्चन एंड सॉल्व द अदर 3 एंड मूव फॉरवर्ड. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, by selling 20 items, now these all the questions are from UNMAT official mock. By selling 20 items, a shopkeeper gains an amount equal to the selling price of 5 items. So what is the percentage gain? 20 items को sell किया है, he has gained an amount equal to the selling price of 5 items. तो percentage gain क्या होगा? अब यहाँ पे बात किस में हो रही है? हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है in terms of selling price of 5 items. ठीक है, so we'll assume selling price. ध्यान से बात को समझना. Since the profit is given in terms of selling price of the items, so we'll be assuming selling price. Let us say selling price of 1 item is equal to 1 rupee. सेलिंग प्राइस पर आइटम इज इक्वल टू 1 रुपी. ठीक है, तो मैं समझाने के लिए सब लिख रहा हूं, अदरवाइज तुम इन शॉर्ट क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम इज 1 रुपी. 5 आइटम्स का सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 रुपीज. टोटल सेलिंग प्राइस इज 20 आइटम्स है, 20 रुपीज होगा. सो सीपी विल बी 20 माइनस 5, 15 रुपीज. एंड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस 15 है, प्राइस है 5, प्रॉफिट है 5 का. 1:3 का रेशियो है, 1/3 है, 1/3 है, यानी 33.33% विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, 20 आइटम सेल किए, 5 आइटम्स के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 5 आइटम्स का सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, 15 आइटम्स का सेलिंग प्राइस इज द कॉस्ट. 5:15, 1:3, तो 1/3 यानी कि 33.33% इज द आंसर. क्लियर? इन शॉर्ट समझ में आया कि क्वेश्चन 30 सेकंड में ये वाला किया जा सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड ए बी ओ वी अबव आर पॉसिबल सच दैट ओ इज ऑलवेज इन द मिडिल. अबव के कितने अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल सच दैट ओ इज ऑलवेज इन द मिडिल? सो ओ इज इन द मिडिल एंड अदर 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड. वो तो फिक्स्ड हो गया, दिस इज फिक्स्ड. अदर 4 लेटर्स, ऑल 4 आर डिफरेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 4 फैक्टोरियल. कहीं पे प्लेस कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल, 24 विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Alice and Barry play a game in which they alternately toss a fair coin. Beginning with Alice, Alice will win the game if she has a toss in which the coin lands face down before Barry has a toss in which the coin lands face up. यानी कि there are 2 faces, one is up, one is down. Okay, one is up, other is down. And the question is saying, now question का language लंबा है, इस question में तो ये चीज़ भी ध्यान देना है, और उसके बाद में process भी होगा अच्छा खासा. So
ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है एलिस विल विन द गेम इफ शी हैज अ टॉस इन विच द कॉइन लैंड्स फेस डाउन. एलिस विंस व्हेन द कॉइन लैंड्स फेस डाउन. बिफोर बैरी हैज अ टॉस इन विच द कॉइन लैंड्स फेस अप. तो क्योंकि दो ही फेसेस हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेसिंग अप फेसिंग डाउन कितना होगा? 1/2 होगा. तो फेस अप का प्रोबेबिलिटी विल ऑल्सो बी 1/2. फेस डाउन का प्रोबेबिलिटी विल ऑल्सो बी 1/2. ओके. Barry wins the game if he has a toss in which the coin lands face up before Alice has a toss in which the coin lands face down. Up since the probability is 1/2 only and the game is starting beginning with Alice. ठीक है, beginning with Alice. Probability 1/2 है और गेम स्टार्ट हो रहा है एलिस से. तो जब भी probability हाफ अ चांस है, जो स्टार्ट कर रहा है तो पहला मौका उसको मिल रहा है. ठीक है, सो देयर इज अ गुड चांस that the person that is starting is going to win. यानी कि probability of Alice winning will be more than 50%. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सबसे पहली बात बिना कैलकुलेशन के हमें समझ में आना चाहिए कि एलिस का विनिंग का प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा होगा, बिकॉज दो ही इवेंट्स हैं यहाँ पे. अगर इवेंट्स 5-6 होती तो अलग डिफरेंट सिनेरियो होता है. ठीक है, बट यहाँ पे ओनली 2 इवेंट्स आर देयर. ईदर द कॉइन विल एंड अप फेसिंग अप और फेसिंग डाउन. ठीक है, इफ इट एंड्स अप फेसिंग डाउन फॉर एलिस, क्योंकि एलिस तब विन करेगी जब कोई फेस डाउन कॉइन फेस डाउन करे बिफोर बैरी हैज अ कॉइन टॉस वेयर द कॉइन लैंड्स फेस अप. तो फर्स्ट चांस क्योंकि एलिस को मिल रहा है, अगर फर्स्ट चांस में ही एलिस गेट्स द कॉइन फेस डाउन तो शी विल बी विनिंग दैट गेम. शी विल बी विनिंग दैट गेम. इजंट इट सो? तो पहले चांस में ही उसको मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी 50% तो तभी हो गया. अगर पहले चांस में मिल जाए, हारने की प्रोबेबिलिटी 50% है. ठीक है, बट जब हारेगी तो नेक्स्ट चांस मिलेगा बैरी को. हो सकता है बैरी का भी फेवरेबल ना आए उसमें रिजल्ट, तो अगली बार फिर एलिस को चांस मिलेगा. यानी कि एलिस के जीतने की प्रोबेबिलिटी इज 50% से ज्यादा. एंड डेफिनेटली द आंसर फॉर बैरी, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैरी विल विन द गेम, दैट विल बी लेस देन 50%. ठीक है, सो डेफिनेटली ऑप्शन ई विल नॉट बी द आंसर फॉर श्योर. ऑप्शन डी विल नॉट बी द आंसर फॉर श्योर. तो ऑप्शन ए, बी और सी में से कोई एक आंसर होगा. ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार. ठीक है, इतने से अगर जस्ट इन केस तुम्हें क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग गया है, आगे बढ़ना है, तो एबीसी में से कोई एक मार्क करके आगे बढ़ जाओगे. ठीक है, अब अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को. तो हम प्रोबेबिलिटी एलिस के लिए निकाल लेते हैं, चाहो तो बैरी के लिए भी निकाल सकते हो. एलिस के लिए निकालते हैं. एलिस फर्स्ट चांस में कब जीतेगी? जबकि कॉइन विल बी फेसिंग डाउन. कॉइन लैंड्स फेस डाउन, एलिस विंस द गेम. ठीक है, सो इफ फर्स्ट चांस में एलिस गेट्स कॉइन फेस डाउन, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 एंड शी विंस द गेम. दिस इज फर्स्ट केस. बट सेकेंड केस विल बी दैट इन द फर्स्ट टॉस एलिस को मिला कॉइन फेस अप. फेस अप प्रोबेबिलिटी इज 1/2. अब बैरी को चांस मिलेगा, बट बैरी को अब बैरी के लिए भी दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, फेस अप 1/2 फेस डाउन 1/2. अब बैरी ने खेला, इफ बैरी द कॉइन टॉस्ड बाय बैरी लैंड्स फेस अप, बैरी विल विन. बट हमें किसको जिताना है? एलिस को जिताना है, क्योंकि उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. सो बैरी के लिए रिजल्ट शुड बी फेस डाउन. ओके, सो दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/2 एंड देन एलिस के लिए फेस डाउन हो जाएगा तो एलिस विन कर जाएगी. यानी कि थर्ड चांस में एलिस कैन विन, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/8. तो 1/2 और 1/8. ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलर सिनेरियो आगे बढ़ता जाएगा. बेसिकली नेक्स्ट टाइम तुम्हें करना है तो एलिस फेस अप, बैरी फेस डाउन, एलिस फेस अप, बैरी फेस डाउन एंड देन एलिस फेस डाउन. तो फिफ्थ चांस में एलिस विल विन. सो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टाइम्स. सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2 प्लस 1/2 होल क्यूब plus 1/2 to the power 5 and so on. So this is the infinite GP. First term is 1/2, common ratio is 1/4, so 1 minus 1/4. So 1/2 upon 3/4 यानी 1/2 into 4/3. Answer will be 2/3. But this is for winning of Alice. अब या तो Alice जीतेगी या Barry जीतेगा, तो probability of Barry winning the game will be 1 minus probability of Alice winning the game. So this will be 1 minus 2/3, which is 1/3. Option C will be the answer. Okay, clear है? ठीक है, अगर डायरेक्टली हमें बैरी के लिए निकालना होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैरी विनिंग द गेम विल बी कि एलिस के लिए फेवरेबल रिजल्ट ना आए फर्स्ट चांस में, यानी कि एलिस फेस डाउन कॉइन लैंड करेगा तो एलिस विल विन. ठीक है, तो फॉर एलिस विनिंग फेस डाउन, फॉर बैरी विनिंग फेस अप. ठीक है, तो फर्स्ट चांस में एलिस के लिए फेस डाउन नहीं आना चाहिए कॉइन, तो कॉइन फेस अप आना चाहिए. तो एलिस के केस में फेस अप आए, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी होगा. फिर बैरी के केस में आ जाए फेस डाउन, फेस अप सॉरी, बिकॉज बैरी विल बी विनिंग फेस अप के केस में, यानी 1/2. दिस इज व्हेन इन द सेकंड चांस बैरी विल विनिंग. अगर सेकंड में नहीं विन करना है तो 1/2 इंटू 1/2 यानी एलिस इज फेसिंग अप, एलिस का कॉइन फेसिंग अप, बैरी का कॉइन इज फेसिंग डाउन, ही विल नॉट विन. एंड देन अगेन एलिस को जीतना नहीं है तो 1/2 एलिस विल बी फेसिंग अप एंड देन बैरी को फोर्थ चांस में जिताएंगे. सो बैरी का कॉइन विल बी फेसिंग अप. एक सेकंड उल्टा पुल्टा कर रहे हैं क्या? हाँ नहीं ठीक है, फेस अप. सो दिस विल बी 1/2. ठीक है, सो 1/2 टू द पावर 4 हो गया और ऐसे इनफाइनाइट टाइम से सीरीज चलेगा तो 1/2 होल स्क्वायर
प्लस 1/2 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4. फर्स्ट टर्म 1/4 है, कॉमन रेशियो 1/4 है, तो 1/4/3/4 1/3 विल बी द प्रोबेबिलिटी. डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी. बट दिस क्वेश्चन विल टेक टाइम इन द एग्जाम. ठीक है, इतना टाइम 2 to 2.5 मिनट्स का टाइम तो लगेगा. सो ये बात समझ लेना है कि तुम्हें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. डिपेंड्स करता है इससे पहले कितने क्वेश्चंस कर चुके हो, कितना बचा है, और अकॉर्डिंगली टाइमर पे हमेशा ध्यान देना है. ठीक है, अदरवाइज तुम्हें पता है कि ऑप्शन डी और ई में से कोई एक आंसर नहीं होगा, तो ABC में से कोई एक मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी कैलकुलेशन क्या आने वाली है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन टेबल शोज द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ ceramic tile मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच वर्क्स फ्रॉम 5 डिफरेंट लोकेशंस. नाउ दिस इज अ टिपिकल DI क्वेश्चन. DI का 4 क्वेश्चन का सेट है. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस हैव टू पे लेस देन 14% टैक्स विद रेफरेंस टू सेल्स इनवॉइस. सेल्स इनवॉइस हमारा आ रहा है दिस कॉलम in rupees thousands. Okay, and question is saying which of the following location have to pay less than 14% tax with reference to sale invoice. Tax paid is this column. ठीक है, so you have to calculate sales invoice का कितना परसेंट है, and this should be less than 14%. If it is less than 14%, then fine. ठीक है, then fine. तो less than 14% किस केस में है? फर्स्ट केस में 445 is the sale invoice and 55.625 this is tax paid. Both are in thousands. अब 445 का 14% निकालने से पहले सिंपल चीजें समझो, अप्रॉक्सीमेट करना है हमें ऐसे क्वेश्चन में. तो 400 का 14% क्या होगा? 400 at the rate 14% will be 414 56. तो दिस इज 56 पॉइंट समथिंग, 56 एक्जैक्टली 56 आ जाएगा. दिस इज 445, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 56, यानी 14% ऑफ 445 विल बी ग्रेटर देन 56, और हमारा एक्चुअल टैक्स पेड इज 55 पॉइंट समथिंग, यानी कि दिस इज डेफिनेटली लेस देन 14% फॉर लेक साइड. इजंट इट सो? तो हमने लेक साइड का कैलकुलेट कर लिया, और लेक साइड के लिए, लेक साइड लोकेशन के लिए टैक्स पेड इज लेस देन 14% फॉर श्योर, यानी कि लेक साइड मस्ट बी वन ऑफ द आंसर्स इन द ऑप्शन. ठीक है, तो ऑप्शन ए में है, पॉसिबल हो सकता है. ऑप्शन बी में नहीं है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. ऑप्शन सी में नहीं है, दिस कैन नॉट बी द आंसर. ऑप्शन डी में है, दिस इज पॉसिबल. ऑप्शन ई में नहीं है, दिस कैन नॉट बी द आंसर. यानी कि ए और डी में से कोई एक आंसर होगा. अब किसी भी एक और को चेक कर लो, कि आइलैंड और रिवर बैंक और बेसमेंट किसी भी एक को चेक कर लेते हैं. लेट अस से रिवर बैंक को चेक कर लिया, तो रिवर बैंक के केस में 334 is the sales invoice, 45.09 is the tax paid. 334 का 14%, 300 का 14% क्या होगा? This will be 42. अब 334 है, 30 का 14% क्या होगा? 4.2. 46.2 हो गया 14% फॉर ओनली 330, और 334 उससे भी ज्यादा है, जबकि हमारा एक्चुअल टैक्स पेड इज 45.09 विच इज लेस देन 46.2. तो डेफिनेटली यहां पे भी लेस देन 14% हमारा आंसर आएगा फॉर रिवर बैंक. तो डेफिनेटली आंसर विल बी ऑप्शन डी. बस आगे बढ़ जाओगे मार्क करके. क्या ये क्लियर है? ठीक है, हमने 2 के लिए चेक किया, आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओगे. एक बार आइलैंड्स के लिए भी चेक कर लेते हैं. आइलैंड्स के लिए वैल्यू क्या आ रहा है? दिस इज 526. ठीक है, एग्जाम में नहीं करना है, अभी कर लेते हैं. 526 73.64. ओके, 526 73.64. अब 500 का 14% इज 70 होगा. ठीक है, 40 into 5 70 होगा. 1% इज 5, 14% इज 70. 26 का 14% क्या होगा? 13 7 is 91, 91 into 4 364. This will be 3.64. भाई 26 का 14%, 13 का 13 into 7 is 9, 91, so 9.1 हो जाएगा. ठीक है, 13 का 7%, 0.91 हो जाएगा, और 26 का 14% डबल डबल करना है, 4 टाइम्स करना है, 3.64 विल बी द वैल्यू. 73.64 यानी एग्जैक्टली 14% आ रहा है, और क्वेश्चन ने कहा है लेस देन 14%, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सो दैट इज वाई दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 14%, सो दिस विल नॉट बी द आंसर, पार्ट ऑफ द आंसर. ओके, ठीक है. तो जस्ट इन केस तुमने आइलैंड का पहले चेक किया होता तो ये ध्यान रखना था कि अगर इक्वल टू 14% आ रहा है तो फिर आंसर का पार्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए मार्क नहीं कर देना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 लोकेशंस हैव द मोस्ट सिमिलर रॉ मटेरियल इनवॉइस टू सेल्स इनवॉइस रेशियो. विच 2 लोकेशंस हैव द मोस्ट सिमिलर रॉ मटेरियल इनवॉइस टू सेल्स इनवॉइस रेशियो. कौन सी 2 लोकेशंस के लिए ऐसा होगा? तो सबसे पहले चेक करेंगे रॉ मटेरियल सेल्स इनवॉइस, फर्स्ट 2 कॉलम्स का रेशियो. ओके, तो फॉर लेक साइड दिस इज 65:445, यानी कि लेक साइड का रेशियो आ रहा है हमारा 6 7 42, ऑलमोस्ट 1:7 का रेशियो आ रहा है. ओके, आइलैंड्स के लिए 75 526, 7 7 49 490, तो दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 1:7 रफली. ठीक है, रफली एस्टिमेट कर रहे हैं. रिवर बैंक के लिए 88 334, यानी कि 4 टाइम्स आ रहा है, ऑलमोस्ट 1:4 आ रहा है. 102 575 5 टाइम्स आ रहा है, 1:5 आ रहा है. ठीक है, डेफिनेटली 1:5 से बड़ा आ रहा है, बट एस्टिमेट कर रहे हैं भी एग्जैक्टली. 96 480 एग्जैक्टली 1:5 आ रहा है. एक सेकंड, दिस इज 105 575, तो दिस इज 510, तो 5.5 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, सो दीज आर मोर प्रॉक्सिमेट फर्स्ट 2 ऑप्शंस, लेक साइड एंड आइलैंड्स, सो दिस विल बी ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके,
Next, if raw material, repair cost, salaries paid and tax paid together are considered as total cost, then how many locations have profit of more than rupees 1,50,000? ठीक है, यानी 150 से ऊपर, बिकॉज सारी की सारी चीज़ें थाउजेंड्स में है, तो रुपीज़ 150 मान लो कि 150 से ऊपर वैल्यू हमारा किस किस केस में आएगा. तो फर्स्ट लेक साइड में वैल्यू क्या रहा है, 445 हमारा सेल्स इनवॉइस है, एंड दिस कैलकुलेशन है 65 प्लस 15 80, 80 प्लस 145 225, 225 प्लस 50 275 280, 280 पॉइंट समथिंग है, 445 और 280 पॉइंट समथिंग, यानी कि डेफिनेटली ग्रेटर देन 150, ग्रेटर देन 150. तो फर्स्ट केस में तो आ रहा है ग्रेटर देन 150. सेकंड केस 526 इज द सेल्स इनवॉइस, और बाकी बचे हुए का सम क्या है, 75 प्लस 18 93, 93 प्लस 155, दिस इज 248, और फिर 248 321, 322 के आसपास आ रहा है. सो ग्रेटर देन 200 है डेफिनेटली, ग्रेटर देन 150 डेफिनेटली है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो पहले दो तो आगे आंसर, ठीक है, पहले दो आगे, यानी कि ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है. थर्ड 334, और यही वैल्यू अकेले 155 आ रहा है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली 150 से लेस आएगा, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा डेफिनेटली लेसर होगा, और ज़्यादा चेक नहीं करना. 155 है प्लस 45, यही 200 से ऊपर हो जा रहा है, और हमें 150 से ऊपर का डिफरेंस चाहिए. सेकंड वाला केस, फोर्थ वाला केस रूफ टॉप में 575 है, विच इज़ क्वाइट हाई, तो चांसेस है कि यहाँ पे 150 से ऊपर आना चाहिए. फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं. 210 प्लस 26 236 प्लस 102 338 प्लस 83, 338 प्लस 80 416 प्लस 3 419.375, तो 419.375, या थोड़ा सा एक सेकंड कैलकुलेशन अपन ने सही किया है ना, 628831, हाँ तो 83, ये 421.375 आएगा, बट स्टिल दिस इज ग्रेटर देन 150, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, तो 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट आ गए, तो फिर बी भी आंसर नहीं होगा. अब चेक कर लेते हैं लास्ट वाले को, बेसमेंट को. ठीक है, ई तो आंसर नहीं होना था. लास्ट वाले को 480 आ रहा है, 96 प्लस 23 119, 119 प्लस 185 304 366, तो डेफिनेटली दिस इज लेस देन 150, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द आंसर, ओनली 3 आर देयर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a married couple work in the company. As per company policy, no couple can work at the same location, but they can choose the locations to work from. Fine. Assuming that the salary of each and every employee working at a particular location is equal, which of the following combinations should a couple choose to work in order to have the highest combined monthly salary income? Highest combined monthly salary income out of the given combinations. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हमें गिवन है, हमें पहले हर एक इंडिविजुअल के लिए निकालना होगा कि इंडिविजुअल सैलरी आ कितना रहा है फॉर अ पर्सन. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, हमें सैलरीज पेड इन टोटल गिवन है, तो यहाँ से एक एम्प्लॉय का सैलरी आ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लेक साइड के लिए क्या आ रहा है, 145/13, दिस इज अराउंड 11, क्योंकि 13 इंटू 10 130, 143 11 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, फिर 155/17 ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग आएगा. 155/18 दिस विल बी 8 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, 8.5 के आसपास आएगा. फिर आ गया हमारा 210/22, दिस विल बी अराउंड 220 होता तो 10 टाइम्स हो जाता तो 9.5 होगा. एंड 185/16, तो दिस विल बी 16 से 160 प्लस 25, यानी कि 11.5 होगा. ठीक है, 11 9 8.5 9.5 11.5. तो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा कि इफ लेक साइड और बेसमेंट को चूज करें तो वहां पे सैलरी मैक्सिमम होगा. बट क्या ऑप्शन में गिवन है, लेक साइड एंड बेसमेंट, सो दैट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, दैट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन. ठीक है, सो बाकी ऑप्शंस क्या गिवन है, लेक साइड एंड रिवर बैंक. सो लेक साइड एंड रिवर बैंक विल बी 11 प्लस 8.5 19.5. आइलैंड एंड रूफटॉप, आइलैंड एंड रूफटॉप विल बी 9 प्लस 9.5 18.5. तो कैनॉट बी द आंसर डेफिनेटली, बिकॉज ए ज्यादा है इससे. रिवर बैंक एंड बेसमेंट, रिवर बैंक एंड बेसमेंट दैट इज 8.5 प्लस 11.5 20 आ रहा है. एंड लेक साइड एंड रूफ टॉप दैट इज 11 प्लस 9.5 20.5. सो नीदर ए नॉर सी, डी आंसर हो सकता है. आइलैंड एंड रिवर बैंक, आइलैंड एंड रिवर बैंक दैट इज 9.8 9 प्लस 8 17.5, डेफिनेटली डी विल बी द आंसर. ओके, डी आंसर हो जाएगा. Next question, a water tank had 3 taps. The first tap could fill the tank in 10 minutes and the second tap could fill the tank in 15 minutes. So first tap T1 is filling in 10 minutes, second tap in 15 minutes, and all the 3 taps opened simultaneously, tank was filled in 22 minutes. So T1 plus T2 plus T3 are filling in 22 minutes. तो यहाँ से हम वर्क एज्यूम कर सकते हैं, टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर सकते हैं. एलसीएम ऑफ 10 15 आता 30, 30 इंटू 11 330 आ जाएगा. तो यहाँ से हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा टैंक 1 का. टैंक 1 का क्या आ जाएगा एफिशिएंसी, 330 इंटू 11/10 यानी 33. टैप 2 का डिवाइड बाई 15, तो 2 इंटू 11 22. और क्योंकि तीनों टैप्स मिलकर हमारे 22 मिनट्स में फिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थर्ड टैप विल हैव नेगेटिव एफिशिएंसी, यानी कि ये फिलिंग टैप नहीं होगा, ये एम्प्टिंग टैप होगा. इजंट इट सो, एम्प्टिंग टैप होगा. क्या ही क्लियर है. अभी एफिशिएंसी टोटल कितना आ रहा है, 30 इंटू 11/22 यानी कि 30/2 15 प्लस 15
टोटल फॉर T1 प्लस T2 इज प्लस 55 एंड T1 प्लस T2 प्लस T3 इज प्लस 15, यानी कि T3 का एफिशिएंसी आ रहा है -40. Question asking in how many minutes did the third tap fill or empty the tank? So time taken will be equal to 30 into 11 by 40. 0 से गया 0, 33 by 4, which will be 8.25. 8 and 1 by 4, 8.25 will be the answer. Option B will be the answer. Okay. Clear है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लॉरेंस एनुअल रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिटायरिंग बेनिफिट्स. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या, दिस इज अ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन. टू स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट. सबसे पहला यहाँ पे क्या अटेम्प्ट करेंगे, पहले विल बी सीइंग वन स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाइंग वेदर द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, the question statement can be solved by using only one statement. If that is possible, we'll mark that answer. If that is not possible, then we'll be checking can the question statement be solved by using both the statements. If that is possible, we'll mark accordingly the answer. और अगर फिर भी possible नहीं होगा, then the data will be insufficient, यानी कि option E will be the answer. Okay. तो question is Lawrence annual return on his investment of the retiring benefits क्या होगा. ठीक है. First statement, from the retiring benefit amount, Lawrence had invested amount in bank term deposits which was thrice that of invested in company shares and just 50% more than the investment in mutual funds. यानी कि बैंक टर्म डिपॉजिट्स, कंपनी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स के बीच का रिलेशनशिप गिवन है, यानी कि यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड का. अमाउंट इन्वेस्टेड का रेशियो फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल जाएगा, बट हमें एक्चुअल में चाहिए क्या है, एनुअल रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द रिटायरिंग बेनिफिट्स क्या है, यानी कि परसेंटेज रिटर्न क्या होगा, दैट वी वांट टू नो. तो रेशियो से तो काम नहीं चलेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट. दिस इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है. तो ऑप्शन ए डेफिनेटली नॉट द आंसर. Second, the bank paid 10% per annum on Lawrence term deposits. Fine. Annual return Lawrence got from the mutual funds was double the amount of interest levied from the bank term deposits. Fine. But was only 50% more than the dividend obtained from company shares. 10% per annum payment for term deposits. Annual return Lawrence got for mutual funds was double the amount of interest levied from the bank term deposits. ठीक है. तो annual return from mutual funds is double that of interest levied from the bank term deposits. Okay. And 50% more than the dividend obtained from company shares. तो यहाँ पे हमें वैल्यूज तो गिवन है, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यूज का कंपैरिजन गिवन है, बट द पॉइंट इज हमें जब तक एक्चुअल शेयर नहीं पता होगा टर्म डिपॉजिट्स, कंपनी शेयर्स और म्यूचुअल फंड का, तब तक हमारा सेकंड स्टेटमेंट इज इनसफिशिएंट टू गिव लॉरेंस एनुअल रिटर्न ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट्स. तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज ऑल्सो इनसफिशिएंट. बट दोनों को कंबाइन कर दोगे तो एक हमें शेयर दे रहा है सारे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स का और दूसरा हमें रिटर्न का शेयर दे रहा है. ठीक है. रिटर्न की वैल्यूज दे रहा है, परसेंटेज दे रहा है, तो दोनों को कंबाइन करके वी कैन सॉल्व. तो बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. सॉल्व नहीं करना है ऐसे के जो क्वेश्चन में, हमें सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि किन किन स्टेटमेंट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. ऑप्शन सी विल बी द आंसर और मूव ऑन कर जाएंगे आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर हैज टू टाइप्स ऑफ फ्लोर. द प्राइस ऑफ टाइप 1 फ्लोर was ₹42 per kg and price of type 2 floor was ₹24 per kg. The shopkeeper makes 25 kg of type 2 floor with a certain amount of type 1 floor. He sold the mixture at ₹40 per kg and made a profit of 25%. 25% का प्रॉफिट बनाया, 25% यानी कि 1/4 का प्रॉफिट बनाया. तो if ₹4 was CP, ₹1 was profit, तो ₹5 will be SP और SP की वैल्यू हमें गिवन है ₹40. तो कॉस्ट प्राइस विल बी 40 into 4/5, 32. और 32 कॉस्ट आया हमारा, ₹42 पर केजी और ₹24 पर केजी को मिक्स करने के बाद में एलिगेशन लगा दो. तो 42 इज द फ्लोर 1, 24 इज द फ्लोर 2. जितना ज़्यादा लिखोगे टाइम उतना ज़्यादा खपाओगे, बट राइट सही तरह से लिखोगे, सही अरेंजमेंट में लिखोगे तो काम बन जाएगा. ठीक है. सो दिस विल बी 32 - 24 8, दिस विल बी 10. तो 8:10 यानी कि 4:5 का रेशियो आएगा फ्लोर 1 और फ्लोर 2 की क्वांटिटीज़ का. और फ्लोर 2 इज मिक्सड 25 kg, तो यानी कि 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 25 kg, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 kg. सो 4 यूनिट विल बी 20 kg. ओके. 4 × 2 20 kg. बट क्वेश्चन हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2. तो डिफरेंस कितना है, 5 kg का डिफरेंस है 20-25 में. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग 630 pence अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 90 pence, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट पर. डिट्टो क्वेश्चन जैसे कि स्टार्ट में पहला दूसरा क्वेश्चन था. 630 pence को सेल किया है, शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 90 pence. तो 630 pence का सेलिंग प्राइस, इफ टोटल सेलिंग प्राइस इज 630, तो प्रॉफिट कितना है 90. भाई एक पेन का सेलिंग प्राइस ₹1 मान लिया, तो सीपी हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस वैल्यू 540, यानी कि प्रॉफिट और सीपी का रेशियो आ गया 1:6. तो 6 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 16.66%. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है 2:1. अ टीम ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज टू बी सेलेक्टेड विद 5 बॉयज and 3 girls in the team. In how many ways can this be done if the number of students in the class is 15?
टोटल 15 है, यानी कि टोटल कितना है 2 + 1 3 यूनिट्स की वैल्यू दी है 15, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। तो बॉयज़ है 10, गर्ल्स है 5। बॉयज़ 10 है, गर्ल्स 5 है, और हमें 8 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, 5 विल बी बॉयज़, 3 विल बी गर्ल्स। तो 10C5 से बॉयज सेलेक्ट हो जाएंगे और 5C3 से गर्ल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। 5C3 इज इक्वल टू 10, और क्योंकि 5C3 10 आ गया, 10C5 भी एक इंटीजर ही होगा, सो हमारा आंसर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 10। इज दैट क्लियर? आंसर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 10। क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन ई विल बी द आंसर। क्या ही क्लियर है कि 10C5 को सॉल्व करके एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 5C3 से हमें क्लियर हो गया कि 10 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी सॉल्व करोगे तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 5 × 4 × 3 × 2, 5 × 2 हो गया हमारा 10, और फिर 4 × 3 12 है, तो 3 से यहाँ बचा 2, 4 से यहाँ बचा 2, 2 × 2 4 × 7 28 × 9 52, 2520 विल बी द आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन DI सेट of 4 questions. The table shows the percentage of LED bulbs that are non-defective, the percentage of CFL bulbs that are defective, and percentage of all bulbs that are defective. ठीक है, तो टेबल में हमारे क्या क्या आइटम्स गिवन है? 5 कंपनीज आर देयर, A, B, C, D and E. LED नॉन डिफेक्टिव, CFL डिफेक्टिव एंड ओवरऑल डिफेक्टिव का परसेंटेज गिवन है हमें। ठीक है, और note is there, each company manufactures only 2 types of bulbs, LED and CFL. Okay, first question is, if the total number of bulbs manufactured by company D is 3000, total bulbs manufactured by company D is 3000, and what is the total number of non-defective bulbs manufactured by company D? टोटल की ही बात कर रहा है, टोटल ही गिवन है, टोटल हमारा 3000 गिवन है। ठीक है, और कंपनी डी 13% ओवरऑल डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है, तो बचे हुए 87% क्या होंगे? नॉन डिफेक्टिव होंगे। या तो 13% की वैल्यू निकालो, 13% क्या होगा? 100% है, 3000 1% है 30, 13% भी 390, तो 3000 - 390, आंसर भी 2610, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा 2610। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the number of defective CFL bulbs manufactured by company B and company C are equal, then what is the ratio of the total number of bulbs manufactured by company B to that manufactured by company C? ओके, हमें क्या गिवन है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव CFL बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी एंड कंपनी सी आर इक्वल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी टू दैट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी। गिवन क्या है हमें? LED नॉन डिफेक्टिव गिवन है, CFL डिफेक्टिव गिवन है, ओवरऑल डिफेक्टिव परसेंटेज गिवन है। तो हम अगर CFL और LED दोनों के केस में डिफेक्टिव का परसेंटेज फाइंड आउट कर लें, तो ओवरऑल एवरेज भी गिवन है, हमें एलिगेशन लगा के रेशियो पता लगा सकते हैं डिफेक्ट CFL और LED का। Isn't it so? तो LED नॉन डिफेक्टिव अगर 92% है, डिफेक्टिव विल बी 100% माइनस 92%, यानी कि 8% होगा। बी और सी के लिए मतलब है, बी के लिए 4% होगा और सी के लिए होगा 14%। ओके, नाउ फोकस ऑन बी। बी के लिए ओवरऑल डिफेक्टिव 5% है, LED डिफेक्टिव 4% है और CFL डिफेक्टिव 9% है। एलिगेशन लगाओगे 4 और 9 में, बीच में आएगा 5, तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा LED और CFL का? दिस वैल्यू विल बी 4, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 4:1, 4:1। सिमिलरली फॉर कंपनी सी 10 इज द एवरेज, 10 बीच में आएगा, तो 5:4। दिस विल बी द रेशियो फॉर कंपनी सी। ओके, अब बी और सी में एक चीज ऑब्जर्व करो, टोटल हमारा बी में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 4 of 1, 5 यूनिट्स आ रहा है, यानी कि हमारा जो एक्चुअल नंबर होगा फॉर कंपनी बी दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 होगा बिकॉज 4 + 1 टोटल क्या आ रहा है? 5 यूनिट्स। और फॉर सी 5 + 4 9 यूनिट्स आ रहा है, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा एक्चुअल नंबर। तो रेशियो हमारा 5 का मल्टीपल होना चाहिए फॉर कंपनी बी, 9 का मल्टीपल होना चाहिए फॉर कंपनी सी। ठीक है, अभी हमने पूरा सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को, ठीक है, बट यहां से हम एक अप्रॉक्सीमेट एक गेस ले सकते हैं कि मे बी जो हमारा आंसर ऑप्शंस गिवन होंगे उनमें जो पहला वाला ऑप्शन होगा फॉर कंपनी बी दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, बट गेस लेने के लिए इतना काम कर जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो 5 का मल्टीपल हमारा ना तो 16 है, ना 64 है, ना 81 है, 100 आ रहा है, तो ऑप्शन ई शुड बी द आंसर प्रॉब्ली। और कंपनी सी के लिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो कंपनी सी के लिए 9 का मल्टीपल आ रहा है कहाँ पे? 81 में आ रहा है और लास्ट में 81 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन ई मस्ट बी द आंसर, बिकॉज दोनों कंडीशंस मैच कर रही हैं। ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर। अब इसको एक्चुअल में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ओके, इतना तो हमने सॉल्व कर दिया, बट क्वेश्चन इसके बाद में कह रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव CFL बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। कौन से हैं डिफेक्टिव CFL बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी विच आर एक्चुअल में 9%। ठीक है, 9% ऑफ दिस वैल्यू, 9% ऑफ दिस वैल्यू, isn't it so, इज इक्वल टू कंपनी सी के डिफेक्टिव CFL बल्ब्स विच आर 5% ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो 9% ऑफ defective CFL bulbs by company B is equal to 5% of defective CFL bulbs, 9% of CFL defective company B is equal to 5% of CFL defective company C। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? CFL defective company B
अपॉन CFL डिफेक्टिव कंपनी C, दिस विल बी इक्वल टू 5/9. सॉरी, ये डिफेक्टिव नहीं, टोटल का आएगा. 9% तो डिफेक्टिव है, टोटल का रेशियो आएगा. ठीक है, टोटल का रेशियो आ जाएगा हमारा. क्लियर है, टोटल का रेशियो आ जाएगा 5:9. ओके, डिफेक्टिव थे 9% और 5% रिस्पेक्टिवली, बट टोटल का रेशियो हमारा आ जाएगा 5/9. क्या ये बात क्लियर है? यानी कि दिस वन यूनिट जो कि कंपनी बी के लिए CFL बल्ब्स की वैल्यू है, दैट वन यूनिट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स हियर. ठीक है, इसको 5 के बराबर मान लो, तो दिस 4 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 9. अब क्योंकि दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल करना है, तो ध्यान से मेरी बात को समझना है यहाँ पे कि 1 यूनिट ऑफ CFL बल्ब्स प्रोड्यूस बाय कंपनी बी, जो कि हमने 1 यूनिट टोटल माना है, दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 5. तो अगर ये 1 यूनिट इक्वल टू 5 है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. टोटल कितना हो जाएगा? बिकॉज टोटल हमारा क्या है? 5 यूनिट्स है. तो अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, टोटल 5 यूनिट्स आ जाएगा हमारा इक्वल 25. ओके, और यहाँ पे 4 यूनिट्स की वैल्यू 9 है, टोटल हमारा है 9 यूनिट्स. तो 9 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर 4 यूनिट्स 9 है, 1 यूनिट हो जाएगा 9/4, 9 हो जाएगा 9 इंटू 9/4. बिकॉज दिस 5:9 इज कंपेरेबल. ध्यान से मेरी बात को समझना कि देखो हमारे लिए हमें क्या मिल गया? CFL ऑफ कंपनी बी एंड CFL ऑफ कंपनी सी का रेशियो आ गया 5/9. 5/9 आ गया. तो अगर 5 बल्ब प्रोड्यूस किए हैं CFL बल्ब कंपनी बी ने, तो 9 CFL बल्ब प्रोड्यूस किए होंगे कंपनी सी ने. ओके, क्लियर है. बट हमने जो रेशियो निकाला है वहां पे रेशियो क्या है? हमारा रेशियो आया है LED और CFL का 4:1 फॉर कंपनी बी एंड 5:4 फॉर कंपनी सी. ठीक है, तो जो 1 यूनिट आया है दिस शुड बी इक्वल टू 5, और अगर 1 यूनिट इक्वल टू 5 है, टोटल हमारे 5 यूनिट्स बल्ब हैं फॉर कंपनी बी, तो 5 की यूनिट्स की वैल्यू 25 आ जाएगी. सिमिलरली 4 यूनिट्स की वैल्यू हमारी आई है 9, तो टोटल 4 + 5 9 यूनिट्स है, तो 9 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 9/4. यानी रेशियो आ जाएगा 25:81/4. मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से 100/81, आंसर आ जाएगा हमारा. क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे इनिशियली जैसे ही वैल्यू है, ऑप्शन ई. बाकी प्रोसेस तो समझ ही लिया है. ठीक है, और क्वेश्चन ये मुश्किल था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो मार्क करके आगे बढ़ सकते थे. अदरवाइज ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, और ज्यादा इसमें समझने की कोशिश करोगे, वैल्यूज को एज्यूम करोगे, कंफ्यूज करोगे, गलतियां करोगे. तो एक बार अपने एंड पे और सॉल्व करने के लिए देख लेना, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन को देख लेना, बातें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. What percentage of all bulbs manufactured by company A are CFL bulbs? What percent of all bulbs manufactured by company A are CFL bulbs? Okay, that is the question. तो कंपनी A 92% नॉन डिफेक्टिव है LED बल्ब्स, यानी कि 8% आर डिफेक्टिव LED बल्ब्स, 4% आर डिफेक्टिव CFL बल्ब्स, और एवरेज हमारा क्या आ रहा है? 6%. तो 8 और 4 का एवरेज है 6, यानी कि 2:2, यानी 1:1 का रेशियो आ रहा है. यानी कि इक्वल LED इक्वल CFL, 50% CFL बल्ब्स है. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. इजी क्वेश्चन. Next one, if the number of defective bulbs is same for all the companies, what is the ratio of the number of non-defective bulbs manufactured by company A, company B and company C in the same order? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब सेम है सारी कंपनीज के लिए, बट हमारा मतलब कितना है? हमारा कंसर्न है कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी से, तो विल ओनली फोकस ऑन कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी. और डिफेक्टिव बल्ब्स क्या है? 6% फॉर कंपनी ए, 5% फॉर कंपनी बी, 3% फॉर कंपनी, 10% फॉर कंपनी सी ऑफ टोटल. ठीक है, और डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल है, देखिए 6% ऑफ ए will be equal to 5% of B will be equal to 10% of C. ओके, 6, 5, 10 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा. 30 आ जाएगा, तो यहां से A, B और C का रेशियो आ जाएगा. क्या रेशियो आएगा? 30/5, 30/6 इज 5, 30/5 इज 6, तो 5:6, तो 30/10 इज 3, तो 5:6:3. ये हमारा रेशियो आ गया टोटल बल्ब्स का फॉर कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी, टोटल बल्ब्स का. क्वेश्चन ने पूछा नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स का रेशियो क्या होगा? नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स का रेशियो क्या होगा? अगेन नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव बल्ब्स कंपनी ए के हैं 6%, नॉन डिफेक्टिव होंगे 94%. अब जैसे ही तुमने ये बात की तो तुरंत तुम्हें चमकना चाहिए 94%, यानी कि हमारा जो ऑप्शन कंपनी ए के लिए आ रहा है वो 47 का मल्टीपल होना चाहिए. 47 एक प्राइम नंबर है, 47 का मल्टीपल ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, यानी कि और कोई ऑप्शन आंसर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा. ठीक है, सिमिलरली फॉर कंपनी बी 95% नॉन डिफेक्टिव, 95% यानी 19 का मल्टीपल है, 19 एक प्राइम नंबर है जिसको और कितना सिंप्लीफाई करोगे तो 19 का मल्टीपल आना चाहिए कंपनी बी के लिए. कहां पे आ रहा है? ऑप्शन बी में नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी मस्ट बी द आंसर. इतना करके आगे बढ़ जाओगे. ठीक है, इतना करके आगे बढ़ जाओगे. क्या ये बात क्लियर है? देखना है तो कंपनी सी के लिए भी देख लो 90% आ रहा है, तो यस 47, 57, 27 दिस शुड बी द आंसर. बाकी और सॉल्व करना है तो कर लेते हैं. ए, बी और सी के लिए 500, 600, 300 मान लेते हैं टोटल बल्ब्स. तो ए के लिए कितने आ रहे हैं? 94%. ठीक है, 94% आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 94%, 6% कितना आएगा? 30 आएगा, 470, तो 470 बल्ब्स आ गए. बी के लिए 95% है, 5% कम कर दो 570 आ गया. और सी के लिए 90% 10% कम कर दो 270 आ गया. रेशियो 47:57:27. दिस विल बी द आंसर.
ठीक है, तो जब ये सॉल्व कर लिया उसके बाद तो टाइम ज़्यादा नहीं लगना है, बट अगर सॉल्व करने से पहले ही तुम ये चीज़ देख लोगे तो 94%, 95%, 90%, यानी कि 47 का मल्टीपल आएगा, 19 का मल्टीपल आएगा, तो ऑप्शन सी इज द ओनली पॉसिबल आंसर जो कि हो सकता है इस केस में। ओके, और आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट ए बी सी डी एंड सो ऑन टिल जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड हैज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4। तो ए बी सी डी सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देयर इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4। अगर 4 का कॉमन डिफरेंस है तो z क्या है? z विल बी a प्लस a से 25 टर्म्स आ गए, 25 टर्म्स आ गए, तो a प्लस 25 टाइम्स d, और d हमारा इक्वल टू 4 है, सो a प्लस 100। एंड क्वेश्चन सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मीन और एवरेज ऑफ द गिवन इंटीजर्स इन टर्म्स ऑफ z। एवरेज क्या होता है? एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म है a, लास्ट टर्म है a प्लस 100, या फिर z के टर्म्स में चाहिए तो फर्स्ट टर्म को हम कह सकते हैं a विल इक्वल टू z माइनस 100। तो फर्स्ट टर्म इज z माइनस 100, लास्ट टर्म इज z, तो z माइनस 100 प्लस z बाई 2 यानी कि z माइनस 50। दिस विल बी द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए। ठीक है, z माइनस 50 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष अलोन कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ कोडिंग प्रोजेक्ट इन 6 डेज। अगर 2/3 कर रहा है 6 डेज में तो 1/3 करेगा 3 डेज में। 2/3 कर चुका है, 1/3 में 3 डेज और लगेगा, सिर्फ 9 डेज में कंप्लीट कर देगा। 2/3 कर रहा है 6 डेज में, कंप्लीट करेगा 6 × 3/2 9 डेज में। या तो ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, 2/3 कर चुका है 6 डेज में, 1/3 बचा है, आधा बचा है, तो 6 + 3 9 डेज में कंप्लीट कर देगा। सुमित 1/3 कर रहा है 8 डेज में, तो पूरा काम करना है 3 टाइम्स टाइम लगेगा, 24 डेज लगेंगे। मिनी 3/4 कर रही है 12 डेज में, तो 1/4 करेगी 4 डेज में, 3/4 कर चुकी है, 1/4 बचा है, 12 + 4 16 डेज में कंप्लीट कर देगी। या 3/4 कर चुकी है 12 डेज में, 12 × 4/3 16 डेज में कंप्लीट कर देगी। तो 9, 24, 16, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 9 × 16। ओके, तो हर्ष की एफिशिएंसी यहां से कितनी आ जाएगी? 16। मिनी की आ जाएगी 9, और सुमित की क्या आ जाएगी? सुमित के लिए 8 × 3 है, तो दिस विल बी 2 × 3 6। ओके, क्वेश्चन इज सेइंग ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, कोडिंग टुगेदर। टोटल वर्क हमने माना है 9 × 16 विच इज 144 यूनिट्स। तो ऑल ऑफ देम स्टार्टेड कोडिंग टुगेदर। आफ्टर 4 डेज हर्ष एंड मिनी लेफ्ट द प्रोजेक्ट, हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय सुमित? तो 4 डेज में कितना वर्क होगा? 1 डे वर्क हो रहा है, 16 + 6 + 9, 22 + 9 31, तो 4 डेज में हो जाएगा 31 × 4 124 यूनिट्स। बच जाएगा हमारा 20 यूनिट्स वर्क। 20 यूनिट्स वर्क बचा है, रिमेनिंग है, और करना किसको है? करना है बेचारे सुमित को अकेले। डिवाइड बाई 6 कर दोगे 20/6 विच विल बी 3 and 2/6, यानी कि 3.33, 3 and 2/6 3.33। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस। क्या क्लियर है? ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए समझ में आएंगे और सॉल्यूशंस पूरी तरह से क्लियर होंगे। कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, और अगर सेशन पसंद आया देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। ओके, दैट्स ऑल इन दिस सेशन। और बचे हुए जो 18 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तुम्हें कमेंट में जरूर मेंशन करना सेशन कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई या नहीं समझ में आई, पेस कैसा लगा। अगर तुम्हें लगा कि चीज़ें थोड़ा सा फास्ट है तो एक बार कमेंट में मेंशन कर देना। आई विल ट्राई टू बी स्लो इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, और इलेबोरेट कर देंगे कि जो चीज़ें बच गई होंगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।